तो this is continuing part of ongoing series, that is reading CRPC Ware Act word to word. तो we'll be starting with section 102, that is power of police officer to seize certain property. तो क्लॉज 1 आपका कहता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर सीज कर सकता है किसी भी प्रॉपर्टी को जिस पे आरोप लगा है या जो संदेहजनक है कि वो आपका स्टोलन प्रॉपर्टी होगी, और जो ऐसी परिस्थिति में पाई गई है कि आपको संदेह है कि उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो उस केस में आप प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हो। अगर पुलिस ऑफिसर आपका ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन से सबॉर्डिनेट है तो वो फोर्थ विद रिपोर्ट सबमिट करेगा आपका सीजर की उस पर्टिकुलर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। ये आपका क्लॉज 2 में दे रखा है। क्लॉज 3 में ये दे रखा है कि बाकी के पुलिस ऑफिसर सीधे जनरली मजिस्ट्रेट को सबमिट करते हैं रिपोर्ट। अब जो उसके एडिशन में थर्ड क्लॉज में दे रखा है वो ये दे रखा है, मान लो प्रॉपर्टी तो आपने सीज कर ली, सीजर रिपोर्ट भी भेज दी, अब प्रॉपर्टी के नेचर ऐसा है कि आप कन्वीनियंटली उसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते कोर्ट को, या फिर उसकी जो कस्टडी है उसका आप प्रॉपर एकोमोडेशन सिक्योर नहीं करा पा रहे हो, या फिर जो प्रॉपर्टी का कंटिन्यू रिटेंशन है वो नेसेसरी नहीं है, कस्टडी में रखने लायक नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे, किसी तीसरे व्यक्ति को आप जो है उसके संरक्षण में उस प्रॉपर्टी को दे दोगे। जब आप उस तीसरे व्यक्ति को संरक्षण में प्रॉपर्टी दोगे तब आप उससे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट कराओगे। उस बॉन्ड में क्या लिखोगे कि एज एंड व्हेन प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड बाय कोर्ट यू शुड प्रोड्यूस दिस प्रॉपर्टी टू द कोर्ट, ठीक है। और इसमें आप डिस्पोजल के बारे में भी लिख सकते हो कि अगर कोर्ट इज आस्किंग फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी देन दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज एग्जीक्यूटिंग बॉन्ड मस्ट प्रोड्यूस दैट प्रॉपर्टी टू द कोर्ट फॉर डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी। ये भी आप बॉन्ड में आप मेंशन कर सकते हो। अब प्रोविजो इसका क्या है कि जब प्रॉपर्टी आपका सीज की गई है, ठीक सबसेक्शन 1 में, मान लो वो नेचुरल और स्पीडी डिके की नेचर की है, वो पेरिसेबल नेचर की है, तब उस केस में आपको ये भी नहीं पता है कि प्रॉपर्टी किसकी है, या जो पर्सन आपका क्लेम करना चाह रहा है वो एब्सेंट है, ठीक है, तो और वो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 500 रुपये से कम है, तो जो प्रोविज़न आपकी 457 या 458 के जो प्रोविज़न है वो सारे अप्लाई होंगे इस आपके सेक्शंस पे। जो भी आपका सेक्शन है जिसमें आप सेल प्रोसीड्स या नेट सेल प्रोसीड्स कैसे आपकी लगेगी, वो आपके 457 और 458 के प्रोविज़न आपके अप्लाई हो जाएंगे। अब 103 देख लेते हैं। 103 देखने से पहले एक और चीज़ समझ लीजिए। एक नवेदा जो है प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 का केस था, उसमें ये बोला गया था जो एनी प्रॉपर्टी शब्द है उसमें आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होता है 102 में। उसके बाद एक तीस्ता शीतलवाड़ का केस आया था स्टेट ऑफ गुजरात, ये 2018 का केस है। इसमें ये हेल्ड हुआ था कि बैंक अकाउंट को हम प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका जो है 102 के रेफरेंस में आप एडिशन में डाल सकते हो कि एनी प्रॉपर्टी में बैंक अकाउंट आ सकता है, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड इन आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सॉरी एनी प्रॉपर्टी। अब आपका 103 देख लेते हैं, दैट इज़ मैजिस्ट्रेट मी डायरेक्ट इन हिज प्रेजेंस। तो कोई भी मैजिस्ट्रेट आपका डायरेक्ट कर सकता है सर्च को उसकी प्रेजेंस में, बट उसके लिए कॉम्पिटेंट क्या होना चाहिए, ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट, ठीक है। तो वो जो है मैजिस्ट्रेट वो आपका कॉम्पिटेंट होने चाहिए सर्च वारंट इशू करने के लिए। आपका 104 देख लेते हैं, दैट इज़ पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट एक्सेट्रा प्रोड्यूस। जब किसी कोर्ट के सामने हम डॉक्यूमेंट या थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट कोर्ट हैज़ ऑलवेज अ डिस्क्रिशन टू इम्पाउंड सच डॉक्यूमेंट, यानी कि उस कोर्ट के पास आपका विवेक होता है, उसका खुद का स्वविवेक होता है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं अगर उनको ज़रूरी लगता है, नेसेसरी लगता है। अब 105 देखते हैं, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसेस। तो पहले तो हमें प्रोसेसेस समझनी चाहिए। प्रोसेसेस 4 होती है, जनरली हम देख चुके हैं। पहला होता है समन, दूसरा होता है वारंट ऑफ अरेस्ट, तीसरा होता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट या थिंग, चौथा होता है आपका सर्च वारंट। तो 4 प्रोसेसेस इसमें देखी थी हमने जब कंपेलिंग उसमें देखी थी। तो जब समन की बात आती है, समन एक्यूज पर्सन को समन किया जाता है, या प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स या डॉक्यूमेंट के लिए आपका समन किया जाता है जो ए और सी पार्ट में, उसके लिए आपका सेक्शन 68 के प्रोविज़न अप्लाई होंगे। और आपका जो है अगर वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड है तो आपका 80 और 81 के प्रोविज़न अप्लाई होंगे।
और अगर सर्च वारंट का रूल है तो आपका 101 के प्रोविज़न अप्लाई होंगे। तो ये आप जो है जब ये पढ़ रहे हो तो वेयर एक्ट में निशान लगा लेना। आ समन टू एन एक्यूज पर्सन, उस पर कौन से 68, और जो सी वाला पॉइंट है उसके आगे भी 68 लिख लेना, और जो बी वाला पॉइंट है उस पर आप जो है 80 और 81 लिख लेना, और डी है आपका सर्च वारंट लिख लेना। सर्च वारंट पे 101 लिख लेना। अब मैं बता रहा हूँ क्यों लिखना है। एक्चुअल में इसमें ये बात करी गई है, जैसे मान लो किसी स्टेट दूसरे स्टेट को आपको समन भेजना है या ये जो प्रोसेस है आपको कंपेल करानी है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ दे रखी है, पहला है स्टेट को भेजना, दूसरा है आउटसाइड इंडिया भेजना। जब आउटसाइड इंडिया भेजते हो तो जनरली आपका जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से उन्हें कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट बोला जाता है जब आप भेजते हो। तो इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं। पहली चीज़ तो सिंपली ये दे रखी है कि आप जनरली किसी दूसरे स्टेट को भेज रहे हो जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करता है, तो उसके लिए तो जनरल ये है ही है कि आप डायरेक्ट भेज सकते हो। लेकिन जब आप आउटसाइड इंडिया भेजते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन जो है इसमें जो है कह रखा है। अब आपका सेकंड क्लॉज में जाएंगे तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर रखा है कि अ कोर्ट इन एनी स्टेट और एरिया इन इंडिया आउटसाइड द साइड टेरिटरी, उस टेरिटरी मान लो उत्तर प्रदेश से आप जो है दूसरी टेरिटरी दूसरे स्टेट की टेरिटरी में जा रहे हो। दूसरा, अ कोर्ट जज और मजिस्ट्रेट इन अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट होता है जो कि क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वो होता है जो पहली क्लॉज के आपका सेकंड पार्ट में दे रखा है। सेकंड पार्ट में जहां आपने दे रखा है इन एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अरेंजमेंट हैव बीन मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ सच कंट्री और प्लेस ऑफ सर्विस, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ समन ऑफ वारंट इन रिलेशन टू क्रिमिनल मैटर्स। तो वो आपका जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में आते हैं, कोई भी प्लेस जो आउटसाइड इंडिया होता है उनके लिए क्या है, सीधी बात दे रखी है। समन और जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस के केस में जो सेक्शन 68 के प्रोविज़न जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं वही जनरल प्रिंसिपल अप्लाई होंगे। और अगर सर्च जो है वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड है, सिर्फ वारंट ऑफ अरेस्ट से रिलेटेड, तो आपका 80 और 81, और अगर आपका जो है सर्च वारंट से रिलेटेड है तो 101 के प्रोविज़न आपके अप्लाई होंगे। इसमें उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा दे नहीं रखा है, जब आप पढ़ेंगे तो सिर्फ यही जिस्ट दे रखी है। प्रोवाइडेड ये दे रखा है, जो लास्ट में जो दे रखा है प्रोविजो, ये कहता है कि जहाँ कोई भी समन या सर्च वारंट आपका किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से रिसीव किए जाते हैं, ठीक है, और एग्जीक्यूट हो गए, तो जो भी मान लो डॉक्यूमेंट या थिंग प्रोड्यूस करनी थी जिस कोर्ट ने इशू किया था कि भैया हमारे यहाँ जो है डॉक्यूमेंट या थिंग प्रोड्यूस करी जाए, वारंट तो आपका एग्जीक्यूट हो गया दूसरे स्टेट में जहाँ आपने भेजा है। फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान के कोई स्टेट में आपको जो है एग्जीक्यूट कराना है और आपने जो है डॉक्यूमेंट और प्रोडक्शन ऑफ थिंग के लिए आपने वारंट भेजा है, वहाँ वारंट तो एग्जीक्यूट हो गया लेकिन उसके लिए आपका जो है यहाँ प्रोड्यूस की जानी है, तो उसके लिए प्रोविजन बता रहा है कि वो ये कह रहा है कि द स्टेट फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड द डॉक्यूमेंट थिंग प्रोड्यूस और थिंग फाउंड इन द सर्च शैल बी फॉरवर्डेड टू द कोर्ट। फिर वहाँ से वो चीज़ फॉरवर्ड की जाएगी इस कोर्ट को, इशूइंग द समन, जो आपका समन इशू कर रहा है, और सर्च वारंट, ठीक है, और किसके थ्रू की जाएगी, सच अथॉरिटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करेगा, ठीक है, उसी अथॉरिटी के थ्रू आपका जो है यहाँ आपका फॉरवर्ड की जाएगी। तो यहाँ कोई इसमें कोई ज़्यादा स्पेसिफिक बात नहीं है, दोबारा एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि दो चीज़ें दे रखी हैं। मान लो उत्तर प्रदेश का कोई कोर्ट या तो आपका वेस्ट बंगाल के कोर्ट को करता है, या फिर जो है आपका JNK का कोर्ट कोई पाकिस्तान में जगह किसी को करता है, सिंपल बात है, ये समझ लीजिए। तो इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं और सिंपल प्रोविज़न आपके कौन से होंगे समन के केस में, और जो समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट थिंग है 68 के प्रोविज़न, और अगर वारंट ऑफ अरेस्ट है तो 80 और 81 अप्लाई होगा, और अगर आपका सर्च वारंट है तो 101 अप्लाई होगा। चारों सेक्शन हम पहले पढ़ ही चुके हैं तो इनको डिटेल में डिस्कस करने की इसमें ज़रूरत है नहीं। बाकी ये आपका ख़त्म होता है यहाँ पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा रेसिप्रोकल अरेंजमेंट दैट इज चैप्टर 7A देखेंगे। ये जनरली कोई कराता नहीं है तो हम लेकिन करके जाएंगे इसको भी, ठीक है। धन्यवाद।